वायदे की तरफ अभी कब जाएंगे ये तो अभी कुछ नहीं पता, लेकिन अभी 10 तारीख आ रही है, अब लाडली बहनों का वो महीने की किस्तों भी देना है इन लोगों को, तो निश्चित रूप से उस पर आगे बढ़ेंगे। हम ये आशा करते हैं, हम तो सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, पार्टी भी सकारात्मक है हमारी, और जो भारतीय जनता पार्टी बातें करती है, देखिए हम फिर बार बार कहते हैं, और हम तो ये बोल रहे हैं, हमने तो ये भी निवेदन किया है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से भी ये निवेदन किया है कि कम से कम देश का लाखों करोड़ों अरबों रुपए का जो चुनाव में खर्च होता है वो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से षड्यंत्र करके मशीनों के माध्यम से पोलिंग को अपने पक्ष में कर लेती है, क्योंकि किस तरह कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है ये पूरा, ये जो षड्यंत्र है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, ये कोई ये नहीं। आप लोग इसका खुलासा नहीं कर पाते इस षड्यंत्र का। देखिए हमें एक बात बताइए, षड्यंत्र का खुलासा करें ना करें इसका क्या मतलब होता है? आप चौथे स्तंभ वाले हैं, आप एक बात बताइए, जब एक विपक्ष पार्टी पूरी संपूर्ण विपक्ष मांग कर रहा है कि भाई पोलिंग हमारे बैलेट से हो, ईवीएम की क्या जरूरत है, ऐसा कौन सा हमारा प्रेम हो रहा है, और हमें तो चुनाव करवाना, निष्पक्ष चुनाव करवाना। पिछले 2018 में नहीं तेजी से आपने मुद्दा नहीं उठाया था, जब 3 जगह आपकी सरकार बनने की स्थिति। देखिए ये सब बातें बेमानी है। अच्छा, मुद्दा उठाया था ना उठाया, मुद्दा तो पहले भी उठाया। मतलब आप जीत जाते हैं तो फिर शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि फिर ठीक सब हो जाता है। हमारे जो विधायक जीत उन्होंने भी ये बात रखी है, तुम्हारे उन्होंने भी रखा है कि ये ईवीएम का खेल है सब, और उसमें भी नहीं। लेकिन भाई आप समझिए, जैसे सरकारें आपकी भी राज्यों में रही, नेशनल लीडरशिप आपकी भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के भी ऐसा नहीं है, संबंध नहीं है, तो आप ये पूरा पर्दाफाश क्यों नहीं करते हैं एक तरीके से, तो जनता के बीच में ये बैठ जाए कि कम से कम नई कांग्रेस ठीक कर रही है। केवल चीखने चिल्लाने से टेक्निकल इश्यूज पे भी बात करेंगे आप लोग कभी की नहीं। आदरणीय एक बात बताइए, जब किसी चीज पे देश के आधे लोगों को विश्वास नहीं हो तो फिर उस व्यवस्था में चेंज आने चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मैं तो आपसे पूछा हूँ, आप तो हमारे पत्रकार। नहीं, आप व्यवस्था में चेंज आना चाहिए, लेकिन सुनिए, चुनाव आयोग कहता है कि आप आइए, बुलाता है, आप लोग जाते नहीं है, तब आम आदमी पार्टी के लोग जाते हैं। अरे भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि नहीं, सब जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जाते, सब जाते हैं, लेकिन क्या है कि आज जो दबाव है सत्ता पक्ष की तरफ से सबके ऊपर है, चाहे एजेंसी हो, शासकीय एजेंसी हो, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे मीडिया हो, सब पे इतना दबाव बना रखा है कि आवाज नहीं निकल पाती। अगर आप आवाज निकालना चाहो तो आपके ऊपर के बोल देते हैं नहीं भाई, हमारा चैनल हमें चला पाएंगे हम। अच्छा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सब दबाव में है। 8 एग्जिट पोल आए थे, जिसमें से 6 तो आपके पक्ष में थे। क्या? 8 एग्जिट पोल आए थे, 6 तो आपके पक्ष में बता रहे थे कि आपको सीटें ज्यादा मिलेंगी, फिर क्या हो गया? फिर मीडिया कैसे दबाव में? अरे तो वही तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे, चलो आपकी बात हम मान लेते हैं, अगर हमारे पक्ष में 6 के आए थे वो तो निश्चित रूप से निष्पक्ष थे, तो अगर आए थे तो फिर क्यों नहीं आए? नहीं, लेकिन आपको तो भरोसा नहीं था ना, आप तो कह रहे थे इससे भी अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। नहीं, अप्रत्याशित हमारे फेवर में ही आने की बात थी ना। अच्छा, बिल्कुल, मतलब आपके फेवर की बताएं तो आपके। चलिए सिद्धार्थ प्रहलाद कुशवाहा जी, आनंद तारण जी, देखिए आनंद तारण जी, चलिए अब प्रहलाद जी से जवाब तो ले लें, आपने बहुत सारी बातें कर ली। जी प्रहलाद जी। देखिए, एक बहुत आम कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो कांग्रेस के मित्रों का हाल यही है कि जब ये जीत जाते हैं तो बेचारी ईवीएम बदनाम होने से बच जाती है, लेकिन जैसे ही ये हारते हैं जहां पर ये ईवीएम का रट्टा मारना शुरू करते हैं कांग्रेसी साथी। लेकिन इनको, क्योंकि जनता के बीच में तो इनका कोई लेना देना रहता नहीं, जनता से कनेक्टिविटी रहती नहीं। आप अगर इनके नेताओं की भी बात करें तो राहुल गांधी जी कुछ कहते हैं, कमलनाथ जी कुछ कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी कुछ कहते हैं, और फिर पता चला कुर्ता फाड़ युद्ध भी होता है। कोई भाई मेरे क्यों कुर्ते फाड़ रहे हो, जाओ दिग्विजय सिंह के कुर्ते फाड़ो। चलिए प्रहलाद जी, कहीं ना कहीं प्रहलाद जी, जनता सारी चीजें देख रही है। ठीक बात है। जनता कोई आज वो जमाना नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी का सिंबल है तो भैया एक ही दल है तो दे दो। अब वो जमाना नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जनता जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, उसके आधार पर मत मिलता है। और कहीं ना कहीं इनके जो कपड़े फाड़ू रवैये हैं, आपस में कुर्सियां, दिग्विजय सिंह की तो पता नहीं। राजेश जौहरी जी काफी देर से दोनों लोगों को सुन रहे हैं, राजेश जौहरी जी के पास चलते हैं।
जौहरी साहब, क्या लगता है कि देखिए फूल सिंह बरैया अपना वादा पूरा करने पहुंचे, तो फूल सिंह बरैया ने अपना शक्ति प्रदर्शन तो कर ही लिया है, साथ ही ये बता दिया कि दिग्विजय सिंह जी उनके साथ हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के या पूरे शो के, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने वहीं बोला कि ये आज का शो जो है वो फूल सिंह बरैया जी का शो है, तो इस शो के कितने मायने? ऐसा लगता है महेंद्र जी, कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, शायद उनकी इच्छा भी है ये। और फूल सिंह बरैया जी जो हैं काफी लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी भोपाल में अपन देखते हैं आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, आज अब तो फूल सिंह बरैया जी का नाम उतना बड़ा नहीं है जितना उस समय था जब ये बहुजन समाज पार्टी के हेड हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, और बहुत ही फायर ब्रांड लीडर थे ये। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि उनकी जो उम्र है और उनका जो तजुर्बा है और उनकी जो आक्रामकता है, उसके देखते हुए हो सकता है कि कांग्रेस शायद उनको वो बनाए, और नहीं तो उसको प्रोजेक्ट तो किया ही जा सकता है। दूसरी बात ये है महेंद्र जी कि ईवीएम का फूल सिंह बरैया जी का स्टेटमेंट आपने भी सुनवाया कि उन्होंने कहा कि ईवीएम के कारण जो है मध्य प्रदेश में हार हुई है। जब आपने पूछा आपके संवाददाता ने कि तेलंगाना कैसे जीत गए, तो उन्होंने कहा उनको सब तरीके आते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि तेलंगाना जिता के बाकी 3 राज्य बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिए। तो ऐसा कह के तेलंगाना के जो लाखों कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जिनकी जो है इतनी जबरदस्त मेहनत रही होगी उस चुनाव को जीतने में, पूरे परिणाम को अपने पक्ष में बदलने में, और जबकि जो दूसरी पार्टी थी उसकी स्थिति बहुत मजबूत थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाना चाहिए, मतलब ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए इनको, क्योंकि कल को ये बात है, ये तो हिंदी बेल्ट में है, अगर ये तेलंगाना के कार्यकर्ता सुनेंगे तो उन्हें क्या लगेगा। तो एक बात तो ये है। तीसरी बात अभी आनंद जी ने भी बोला कि जो वो है ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर करना चाहिए। तो इसके लिए तो वैसे तो कई बार चुनाव आयोग कोशिश कर चुका है, लेकिन अगर विपक्ष कह रहा है, विपक्ष की सारी पार्टियां कह रही हैं, तो एक ना ऐसा एक सेशन करना चाहिए उनको जिसमें सब कुछ लाइव हो, और जो हर चैनल उसको लाइव करे, मैंडेटरी हो जाए कि हर चैनल लाइव करेगा, सोशल मीडिया पे भी लाइव हो, भले ही वो दिन भर का सेशन हो, वो चुनाव आयोग सारी पार्टियों को लेके करे, ताकि बार बार का चक्कर ही खत्म हो जाए। या तो हमेशा के लिए पेपर हो जाए, और या फिर इस पर सवाल उठने बंद हो जाए। ठीक बात। चौथी बात ये है महेंद्र जी कि आप देखिए कि वो जब ईवीएम की बात, दिग्विजय सिंह जी का एक कार्टून आया था चुनाव परिणाम के शायद 1 या 2 दिन पहले, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा था कि बस अब ईवीएम की बात हो चुका था कि अब ईवीएम शुरू होगी। कहीं ना कहीं देखिए एक बात और है, भारतीय आदिवासी पार्टी जो है, जो वहाँ जीते नाम से रतन जीता है, जो एक आदिवासी युवक की कौन सी ईवीएम स्ट्रेटेजी है ना। एक बात रही तो बीजेपी कांग्रेस दोनों को हटाते हुए और कई दूसरे दलितों को छपटाते हुए वो जीत गया। उस पहली बार उसकी मम्मी इंदर जो है वो तो मस्ती करने गई थी, वो तो लोगों ने बताया कि तुम्हारा पिता जीत गया है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ऐसी बातें इससे पहले भी चुनाव आयोग ने जब सबको बुलाया तो कोई किसी ने कहा कि मेरे पास एक गाना, आपके पास वो है जो राजीव गांधी जी के क्षेत्र है सेक्रेटरी का, उससे बड़ा कोई इसका साइबर का, IT का और इसका एक्सपर्ट नहीं हो अपने देश में, तो उनसे जांच की बात जाए। और वो तो एक बार इससे खत्म होना बहुत जरूरी है कि इससे क्या होता है एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अगर व्यवस्था पर से प्रश्न करने लगेगा, व्यवस्था पर लगातार पब्लिक को लगेगा कहीं न कहीं जो संवेदन की बात होती है, जो अभी उन्होंने भी कहा था बरैया जी ने भी तो, और संतान जी थी, तो इससे एंटी एस्टेब्लिशमेंट जब भावना आती है तो ये बहुत ही खतरनाक होती है देश के लिए। इसके परिणाम हम बंगाल से जो एक ऐसी चीज शुरू हुई थी,
में, तो उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के काफी को अपने लीड चुका है। तो वो चीजें एंटी एस्टेब्लिशमेंट की भावना इसलिए आएगी जब संविधान फेल है, सारी चीजें फेल है, युवक क्या करेगा, जो पहले युवक होगा फिर वो उसके खिलाफ उठेगा, सिस्टम के खिलाफ खड़ा होगा। तो इसलिए किसी भी राजनीतिक नेता को बहुत सोच समझ के ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे कि कहीं इस तरह के भाव का प्रयत्न ना हो। ठीक बात जी। देखिए राजेश जोहरी जी ने काफी विस्तार से बताया, आपकी बातों का भी जिक्र किया। तो क्या लगता है कि इस तरीके के जो इवेंट हैं या मूवमेंट हैं, इनको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि संविधान पर भी अविश्वास होता है, ये बात आती है। दूसरी चीज, जो एजेंसियां हैं उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। एक बात तो है, जब पूर्ण विपक्ष बैलेट पर मांग कर रहा है तो हम दूसरी ये मस्ती बना लिए, वो काफी चुनाव होते हैं, बैलेट नहीं होते हैं। अगर प्रतिपदा जी बोले या कोई भी बोले वो ठीक है, वो भी मेरे से अलग नहीं जा सकते, क्योंकि आज स्थिति है। तो जो हैकिंग की बात है नहीं, उससे बात की, उन्होंने बोला कि छोटे मोटे स्तर नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर होती है, और बैठे बैठे जो ज्यादा पहले इंजीनियरिंग में जो ज्यादा ऊपर टाइप के लोग होते हैं वो ये सब चीजें कर सकते हैं। वो कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत हो रही है भारतीय जनता पार्टी? बैलेट पेपर का भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी ना मतदान कराना, वो तो निर्वाचन आयोग करवाएगा। निर्वाचन आयोग मतलब उससे आपत्ति क्यों जता रही है? वो भी है उनकी तरह, मतलब आप भी इनकी तरह बोल दो कि बैलेट पेपर से कराएं, मतलब आता ही है। देखिए, हमको निर्वाचन आयोग की सारी प्रक्रियाओं पर, सारे संसाधनों पर पूरी तरीके से विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी झूठ और इस तरह के बहानेबाजी करने पर विश्वास नहीं करती, जनता के लिए काम करने पर विश्वास करती। जी राजेश जोहरी जी क्या कहेंगे? जी बहन जी क्या कहेंगे? प्रहलाद जी कह रहे हैं उन्हें तो भरोसा है भाई, वो क्यों बोलेंगे कि बैलेट से कराओ? कांग्रेस बोले, कांग्रेस को आपत्ति है तो। पर ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो अब एक और इसमें भी एक अच्छा सुझाव है। सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ भी हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में, उसका पूरा वीडियो जारी करना चाहिए। उसके ऊपर और उसके ऊपर फिर भी लोकतंत्र में सबको हक है अपनी बात करने का। तो अगर विपक्ष कुछ कह रहा है तो फिर एक बार सुना जाए, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर कोई इल्जाम लग रहा है, क्योंकि अपनी बात जो हुई ये नहीं है कि सरकार गलत है, चुनाव आयोग गलत है, पर इस स्टेटमेंट से क्या क्या नुकसान हो सकता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक बात है। तो हमको कम से कम जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, जो जनता है, उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। कांग्रेस को सेटिस्फाई करना या जनता दल को या बहुजन समाज पार्टी को या समाजवादी पार्टी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टियां हैं, ये पार्टियां तो आएंगी और जाएंगी, जैसे जैसे बनी है वैसे सब चीजें खत्म भी हो सकती हैं, तो नई पार्टियां आएंगी, लेकिन देश तो वही रहेगा। हमको देश देखना है। ठीक बात है, देश देखना है। देखिए राजेश जोहरी जी कह रहे हैं कि देश महत्वपूर्ण है, इसलिए जो राजनीतिक हैं उनको बहुत सोच समझकर अपने स्टैंड लेने चाहिए।